हेलो दोस्त, आज द विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूरोप का राष्ट्रवाद 10th का पहला जो चैप्टर है। इसका पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, राष्ट्रवाद कैसे कैसे आगे बढ़ा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, मैजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी। इस टॉपिक में मैंने 2 व्यक्ति का महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया है। पहला है मैजनी। मैजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। यानी मैजनी जो था वो एक साहित्यकार था, एक राइटर था। साथ ही वो गणतांत्रिक मतलब होता है कि जन समूहों का देश चाहता था कि जनता क्या करे, देश का संचालन करे। और इन विचारों को समर्थक यानी इन विचारों के जरिए लोगों तक अपनी संदेश पहुंचाता था, लेखन कला के जरिए पहुंचाता था। इसके अंदर एक योग्य सेनापति का गुण था। मैजनी के अंदर एक अलग क्वालिटी देखने को आपको मिलेगा कि वह एक योग्य सेनापति था। लेकिन जिस तरह हर एक चीज़ में अच्छाई होती है तो उसकी कुछ बुराई होती है, हम में भी अच्छाई है तो कहीं ना कहीं बुराई है। उसी प्रकार इस मैजनी में आपने अभी 2 पॉइंट अच्छाई का देखा तो 1 पॉइंट इसमें कमी थी। लेकिन इनमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं था। यानी तत्काल में जो राजनीतिक उलटफेर होती थी इसकी अच्छी तरह से उनको मतलब नॉलेज नहीं था। साथ ही मैजनी में आदर्शवादी गुण ज़्यादा थे। यानी वो बड़े आइडियल, बहुत ही मतलब नियम पूर्वक चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन व्यवहारवादी गुण जो था इनमें कम था। यानी देखा जाए तो मैजनी में आपने 2 पॉइंट अच्छाई देखा तो 2 पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दिया कि वो राजनीतिक परिस्थितियों को, जो तत्कालीन घटनाएं राजनीतिक घट रही थी उसमें वो उतने सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और दूसरी पॉइंट, आदर्शवादी गुण होने के साथ साथ इनमें व्यवहारिक गुण की कमी थी। मैजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण किया। यंग इटली का निर्माण करने का उनका उद्देश्य था कि हमारे जितने भी युवा हैं वो हमारे इस संस्था से, इस संगठन से जुड़े और इटली के एकीकरण करने के लिए वो आगे बढ़े। क्योंकि क्रांति जो होती है एक समूह के साथ आगे बढ़ती है तो उसमें परिवर्तन आता है, वो दौर में बहुत सारा बदलाव आता है। मैजनी का उद्देश्य था कि इटली प्रायद्वीप में जो विदेशी हस्तक्षेप हो रहा था उसको दूर करना। क्योंकि मान लीजिए कि इटली की जो समस्या थी वो इटली उससे सुलझे, लेकिन ऑस्ट्रिया जो था ना काफ़ी हस्तक्षेप करता था। यानी ऑस्ट्रिया ही नहीं, बहुत सारे देश ऐसे थे जो इटली के इर्द गिर्द थे, वो उसके निजी समस्याओं का क्या करते थे, हस्तक्षेप करके उसे मतलब डगमडोल बना दिए थे। इसलिए वो चाहता था कि इटली क्या हो, अपनी फैसला स्वयं करे और एक गणराज्य के रूप में आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 2 आता है काउंट काबूर। काउंट काबूर का भी मकसद वही था जो मैजनी का मकसद था। मैजनी का भी मकसद था कि इटली एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में आगे बढ़े। काउंट काबूर का भी मकसद वही था कि इटली क्या हो, एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में आगे बढ़े। इसमें पहला पॉइंट है, काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था। दूसरा पॉइंट, ये इटली में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर ने सबसे बड़ी बाधा इटली के एकीकरण का, इटली के विकास का सबसे बड़ा बाधा उन्होंने ऑस्ट्रिया को माना है। काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से हाथ मिलाया। यानी वो जानता था कि अगर हमें ऑस्ट्रिया को हराना है, ऑस्ट्रिया से अपना पीछा छुड़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रांस से हाथ मिलाना पड़ेगा। अगला पॉइंट, 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की तरफ से युद्ध में भाग लिया, जबकि फ्रांस ने इसके लिए उसको कोई निमंत्रण चाहे कोई आग्रह नहीं किया था। लेकिन काबूर को पता था कि वो कूटनीतिज्ञ था, वो जानते थे कि आज मैं आपका काम करूंगा तो कल आप हमारा कीजिएगा। तो वही हुआ, इसका प्रत्यक्ष फायदा काबूर को मिला और उसे पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस ने पीडमाउंट को भी बुलाया, जिससे काबूर का महत्व काफी बढ़ गया। क्योंकि वहां पे बड़े बड़े देशों का सम्मेलन हुआ था युद्ध समाप्ति के बाद। इस सम्मेलन में काबूर ने फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रिया को कहा कि तुम इटली के मामले में हस्तक्षेप करना छोड़ो, क्योंकि यह तुम्हारा गैर कानूनी काम है। ये इटली के मसला है, इटली खुद सुलझ सकता है। और उनकी इन बातों ने उसे गैर कानूनी मतलब ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और ऑस्ट्रिया धीरे धीरे इटली से दूर होता गया और क्या कहते हैं, इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त यानी फैल गया। थैंक यू।